नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बहुरानी उपन्यास का तीसरा भाग। दोस्तों, इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुरानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। वहां जाकर आप इसके सारे भागों को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लें। विभा का म्लान मुख सुरमा से और नहीं देखा गया। उसके गले लगकर वह बोली, विभा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? तू अपने मन की बात बताती क्यों नहीं? विभा ने धीरे से कहा, भाभी, मेरे पास बताने को है ही क्या? सुरमा ने कहा, बहुत दिनों से नंदोई जी को नहीं देखा ना, इसीलिए तू उदास तो रहेगी ही। उन्हें आने के लिए चिट्ठी क्यों नहीं लिख देती? तेरे भैया से कहकर भिजवाने का प्रबंध करवा दूंगी। विभा के पति चंद्रद्वीप के अधीश्वर राजा रामचंद्र राय के संबंध में ये बातें हो रही हैं। विभा गर्दन झुकाकर बोली, यदि उनका यहाँ कोई आदर न करे, यदि कोई उनको बुलाना आवश्यक न समझे, तो उनका यहाँ न आना ही अच्छा है। यदि वे स्वयं आए तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। वे राजा हैं, जहाँ उनका आदर मान नहीं, वहाँ वे क्यों आने लगे? हमसे वे किस बात में हेठे हैं जो पिताजी उनका निरादर करते हैं? यह कहते हुए विभा अपने आप को और संभाल न सकी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह रो पड़ी। सुरमा विभा के चेहरे को छाती से लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा विभा, यदि तू पुरुष होती तो क्या करती? निमंत्रण के बिना क्या ससुराल जाती ही नहीं? विभा ने दुखी मन से कहा, नहीं, मैं यदि पुरुष होती तो यूं ही चली जाती, मान अपमान की जरा भी चिंता न करती। लेकिन उनकी बात और है, उन्हें आदरपूर्वक न बुलाया जाए तो वे क्यों आने लगे? विभा ने इतनी बातें कभी नहीं की थी। आज उद्विग्न होकर कह तो गई, परंतु तत्काल लज्जा से गड़ भी गई। मन में सोचा, बहुत अधिक कह गई, और जिस तरह कह चुकी हूँ वह बड़ी लज्जा की बात है। आगे से ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। उसके मन की उत्तेजना और उद्विग्नता शांत होती गई, तब हृदय पर अवसाद का गहन बोझ छा गया। वह दोनों बाहों से मुंह ढककर सुरमा की गोद में सिर डाले पड़ गई। सुरमा सिर झुकाए उसके घने बालों में अपने हाथ की नाजुक अंगुलियां फेरने लगी। इसी तरह बहुत सा समय बीत गया। दोनों चुप, किसी के होठों पर कोई बात नहीं। विभा की आंखों में से रह रहकर आंसू की बूंदें टपक पड़ती थी और सुरमा उन्हें धीरे धीरे पोंछती जाती। बहुत देर बाद जब संध्या गहरा गई तो विभा धीरे से उठ बैठी और आंखें पोंछकर थोड़ा सा मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट का अर्थ था, आज कैसा बचपना कर डाला। फिर वह मुंह फिराती हुई उठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। सुरमा ने मुंह से कुछ न कहा, केवल उसका हाथ थामे रही। पिछली किसी बात का उल्लेख किए बिना ही उसने कहा, विभा, सुना है कि दादा साहब आए हैं। क्या सचमुच दादा साहब आए हैं? हाँ। कब आए? आज तीसरे पहर के लगभग। अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? विभा की अधिकार भावना को ठेस पहुंची और वह कुछ रूठ सी गई। दादा साहब पर अपने अधिकार के विषय में वह अत्यधिक सतर्क है। यहाँ तक कि एक बार जब बसंत राय उदयादित्य के साथ घंटों बातें करते रहे और विभा अंतःपुर में लगभग 3 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करती रही और वे एक बार भी उससे मिलने नहीं आए, तो विभा को इतना दुख हुआ कि वह उनसे प्रसन्न मुख से बात न कर सकी। यद्यपि उसने इस संबंध में प्रत्यक्ष कुछ न कहा। सुरमा और विभा में वसंत राय के संबंध में बातें हो ही रही थी कि सहसा उन्होंने हंसते और गाते हुए कमरे में प्रवेश किया। हंसी देखकर बातें सुनकर जाऊंगा मैं अपने देश। विभा हंसने लगी। सुरमा ने विभा का नत मुख उठाकर कहा, दादा साहब, विभा की हंसी देखिए। वसंत राय ने कहा, नहीं नहीं, विभा के मन में कुछ और ही बात है। इसने सोचा है कि यदि बिल्कुल ही नहीं हंसूंगी तो बूढ़ा जाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा हंस देती हूँ। मैं इस डायन का मतलब खूब समझता हूँ। यह सब मुझे भगाने की तरकीबें हैं, किंतु मैं शीघ्र जाने का नहीं। आ ही गया हूँ तो खूब जला कर जाऊंगा, जिससे कि फिर लौट आने तक याद रहे। सुरमा ने हंसते हुए कहा, देखिए दादा साहब, विभा मेरे कान में कह रही है कि यदि याद रखने की बात है तो जितना जला चुके वही यथेष्ट है। उतने से ही बात याद रह जाएगी और जलाने की जरूरत नहीं। यह सुनकर बसंत राय को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मारे खुशी के हंसने लगे।
विभा लज्जित होकर बोल उठी। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, सचमुच ही कुछ भी नहीं कहा। सुरमा ने कहा, दादा साहब, आपकी मनोकामना तो पूरी हुई। आप हंसी देखना चाहते थे सो देख चुके, बात सुनना चाहते थे वह भी सुन चुके। अब इसी समय प्रस्थान कर दीजिए। बसंत राय बोले, नहीं बेटी, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं गठरी भर गीत और माथे भर पके बाल लेकर जो आया हूं, उन्हें ठिकाने लगाए बगैर नहीं जा सकता। विभा स्वयं को और अधिक नहीं रोक सकी, ठठाकर हंस पड़ी और बोली, लेकिन आपके सिर पर तो बाल ही नहीं है दादा साहब। दादा साहब का उद्देश्य पूरा हो गया। बहुत दिनों के बाद पहली बार बोलने के समय विभा का मुख खुलवाने के लिए कुछ आयोजन करना पड़ा, लेकिन दादा साहब के आगे एक बार विभा का मुख खुल जाने पर उसे बंद करने के लिए और भी बड़े आयोजन की आवश्यकता होती है। वैसे दादा साहब के अतिरिक्त और किसी के आगे किसी भी दशा में विभा का मुंह खुला नहीं करता। बसंत राय ने अपने गंजे सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, वे दिन तो बीत गए बिटिया, जब बसंत राय के पूरे सिर पर भौरे जैसे काले काले बाल लहराया करते थे। तब क्या इतना रास्ता पार करके मुझे तुम लोगों की खुशामद करने के लिए आना पड़ता था? एक बाल के पकते ही तुम्हारी जैसी 5-5 सुंदरियां उसे चुनने के लिए उम्मीदवार बनकर खड़ी हो जाती थी, और मारे उत्साह के उस एक पके बाल के साथ 10 काले बाल भी चुन लेती थी। विभा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों दादा साहब, जब आपके पूरे सिर पर बाल थे तब क्या आप आज की अपेक्षा अधिक अच्छे लगते थे? विभा को इस संबंध में बड़ा संदेह था। दादा साहब का गंजा सिर, दाढ़ी मूछों से शून्य उनके अधरों की प्रशस्त हंसी और पके आम के समान उनके चेहरे के भाव को उसने मन ही मन रूपांतरित करने की चेष्टा की, लेकिन वह रूप उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि उस गंजे चांद के बिना उसके दादा साहब का रूप ही नहीं बनता। मूछें लगा देने से तो उनका चेहरा बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। इतना भद्दा उठता है कि उसकी कल्पना मात्र से ही हंसी छूटने लगती है। दादा साहब की मूछ और दादा साहब का सिर गंजा नहीं। बसंत राय ने कहा, इस विषय में बड़ा मतभेद है। मेरी नातिनियां मेरा गंजा सिर देखकर मोहित होती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बाल नहीं देखे। मेरी दादियां मेरे बाल देखकर मोहित होती थीं, क्योंकि उन्होंने मेरी चांद नहीं देखी। और जिन्होंने दोनों देखा वे अभी तक अपना मत स्थिर नहीं कर सके हैं। विभा बोली, लेकिन इतना तो कहना ही होगा दादा साहब कि अभी जितनी चांद है उससे ज्यादा होने पर अच्छे नहीं लगेंगे। सुरमा ने कहा, दादा साहब, गंजे सिर पर फिर चर्चा होने लगी। अभी तो आप विभा के लिए कोई उपाय कीजिए। विभा फुर्ती से बसंत राय के समीप आकर बोल उठी, दादा साहब, मैं आपके सफेद बालों को चुन देती हूं। सुरमा ने कहा, मैं कह रही थी कि। विभा, सुनिए ना दादा साहब, आपके। सुरमा, विभा तो चुप रह। मैं कह रही थी दादा साहब कि आप स्वयं एक बार जाकर। विभा, दादा साहब, आपके सिर में तो पक्के बाल को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। यदि मैं उन्हें चुनने लगूं तो आपका सारा सिर ही गंजा हो जाएगा। बसंत राय ने कहा, यदि तू मुझे बहू रानी की बात न सुनने देगी, बाधक बनेगी, तो मैं राग हिंडोल आलापना शुरू कर दूंगा। समझ गई ना बिटिया? यह कहकर उन्होंने अपने छोटे से सितार की खूंटियां उमेटना शुरू कर दी। हिंडोल राग से विभा को खास चिढ़ थी। उसने कहा, तब तो खैर नहीं, भागना ही होगा यहाँ से। और यह कहती हुई वह कमरे के बाहर चली गई। तब सुरमा गंभीर होकर कहने लगी, विभा चुप रहकर दिन रात जिस कष्ट को सहती हुई मन ही मन घुला करती है, उसे यदि महाराज जान जाएं तो वे भी दयाद्र हो उठें। क्यों क्यों, उसे क्या हुआ? यह कहते हुए अत्यंत आग्रह के साथ बसंत राय सुरमा के पास बैठ गए। सुरमा ने कहा, साल में एक बार भी जमाई बाबू को निमंत्रण भेजने की किसी को सुध नहीं रहती। बसंत राय चिंतित होकर बोले, यह तो अच्छी बात नहीं है। सुरमा ने कहा, पति का ऐसा अनादर भला बताइए तो कौन लड़की सह सकती है? विभा बेचारी भली लड़की है, इसी कारण किसी से कुछ कहती नहीं, छिपकर मन ही मन रोती रहती है। बसंत राय व्याकुल होकर बोल उठे, मन ही मन छिपकर रोती है? सुरमा, आज दोपहर को मेरे पास बैठकर कितना रो रही थी। बसंत राय, हाय हाय, एक बार उसे बुला तो लाओ, मैं पूछ कर देखूं।
सुरमा विभा को पकड़ कर लाई। बसंत राय उसकी टुड्डी पकड़कर बोलने लगे, तू रोती क्यों है बिटिया? तुझे जब भी कष्ट हो तो अपने दादा साहब को बताती क्यों नहीं? बताने पर मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं अभी जाता हूं और प्रताप से कह आता हूं। विभा बोल उठी, दादा साहब मैं आपके पांवों पड़ती हूँ। मेरे बारे में पिताजी से कुछ भी न कहना। मैं आपके पांवों पड़ती हूँ, आप न जाएं। वह कहती रह गई और बसंत राय वहां से चले भी गए। प्रतापादित्य के पास जाकर उन्होंने कहा, तुमने जमाई बाबू को बहुत दिनों से नहीं बुलाया। इससे उनके प्रति तुम्हारी अत्यधिक अवहेलना ही प्रकट होती है। यशोहर के जमाता का जितना आदर मान होना चाहिए, यदि उतना नहीं किया जाता तो उससे तुम्हारा ही अपमान होता है। यह कोई गौरव की बात तो नहीं। प्रतापादित्य ने चाचा की बात का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। उसी समय सेवक को बुलाकर चंद्रद्वीप निमंत्रण भेजने का हुक्म दे दिया। अंतःपुर में विभा और सुरमा के पास लौटकर बसंत राय ने सितार बजाते हुए गाने की धूम मचा दी। उदास मुख पर हंसी खिलेगी, नैनों पर होगा प्रीति मिलन। विभा ने लजा कर कहा, दादा साहब, पिता से आपने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया ना? बसंत राय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपनी ही धुन में गाते रहे। विभा ने सितार के तारों पर हाथ रख दिया और बोली, पिताजी से मेरी बात क्यों कही? इतने में उदयादित्य का 8 साल का छोटा भाई सम्रादित्य कमरे में झांक कर बोल उठा, अच्छा दीदी, दादा साहब से गप्पे लड़ा रही हो? अभी जाकर अम्मा से कहता हूँ। आओ आओ भाई आओ, कहकर बसंत राव ने उसे पकड़ लिया। राज परिवार में यह धारणा ही बन गई थी कि बसंत राय और सुरमा मिलकर उदयादित्य का सर्वनाश किए दे रहे हैं। यही कारण था कि बसंत राव के आते ही सर्वत्र सतर्कता बरती जाने लगती थी। सम्रादित्य ने बसंत राय से हाथ छुड़वाने के लिए खींचतान शुरू कर दी। बसंत राय ने उसके हाथ में सितार थमाकर, उसे कंधे पर चढ़ाकर, चश्मा पहनाकर 2 ही क्षण में उसे ऐसा वश में कर लिया कि सारा दिन दादा साहब के पीछे ही लगा रहा और लगातार सितार बजा बजाकर उसके 5 तार तोड़ डाले और मिजराब जो छीना तो देने का नाम न लिया। चंद्रद्वीप के राजा रामचंद्र राय राजप्रसाद में अपने खास कमरे में बैठे हैं। यह कमरा 8 कोना है। बीच छत में एक फानुस लटक रहा है और उस पर कपड़ा चढ़ा हुआ है। दीवार में कई ताक हैं। उनमें से एक में गणेश जी और शेष सब में श्री कृष्ण की नाना अवस्थाओं की भांति भांति की मूर्तियां रखी हुई थीं। चारों ओर फर्श बिछा हुआ है। बीच में जरीदार गालीचा, उस पर एक मसनद और एक तकिया भी रखा है। मसनद के चारों कोने से जरी की एक झालर लटक रही है। चारों ओर दीवार पर देशी आईने लगे हुए हैं, किंतु उनमें चेहरा सही से दिखाई नहीं देता। उनमें राजा अपना मुंह ठीक से देख नहीं पाते। शरीर का परिमाण बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है। राजा के वाम पार्श्व में एक बहुत बड़ा पेचवान और मंत्री हरिशंकर है। राजा के दाहिने रमाई भांड और चश्मा पहने हुए सेनापति फर्नांडिस हैं। राजा ने कहा, क्यों भाई रमाई? रमाई ने कहा, हुकुम हुजूर। राजा हंसते हंसते बेहाल हो गए। मंत्री राजा से भी ज़्यादा हंसता रहा और फर्नांडिस तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। आत्मसंतोष से रमाई के नेत्र चमकने लगे। राजा सोचते हैं कि रमाई की बात पर न हंसने से अरसिकता प्रकट होती है। मंत्री सोचते हैं कि राजा हंसते हैं तो हंसना उनका भी कर्तव्य है। फर्नांडिस सोचता है कि ज़रूर हंसने की कोई न कोई बात होगी। इसके सिवा बात यह भी है कि जो अभागा रमाई के होठ खुलते ही हंस नहीं पड़ता, उसे रमाई रुलाकर ही छोड़ता है। नहीं तो रमाई के बाबा आदम के ज़माने के मजाक सुनकर बहुत कम ही लोग हंस सकते हैं। हाँ, डर और कर्तव्य के विचार से सब हंसते हैं, राजा से लेकर द्वारपाल तक। राजा ने पूछा, क्या खबर है भाई? रमाई ने सोचा कि रसिकता की बात कहना आवश्यक है। वह बोला, परंपरा से सुनने में आया है कि सेनापति जी के घर में चोर घुस गया था। सेनापति महोदय अधीर हो उठे। वे समझ गए कि किसी पुरानी कहानी को उन पर घटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वे रमई के मजाकों से जितना ही घबराते हैं, रमई उन्हें उतना ही दबाता जाता है। राजा को बड़ी खुशी होती है। रमई के आते ही फर्नांडिस को बुलाया जाता है। असल में राजा के जीवन में 2 ही मुख्य आमोद हैं, एक भेड़ों की लड़ाई देखना और दूसरा रमाई के सामने फर्नांडिस को खड़ा कर देना।
राज सेवा में नियुक्त होने के बाद सेनापति की देह पर एक भी गोली या तीर का घाव नहीं लगा। लगातार हंसी के तीर गोले खाते खाते वह व्यक्ति रोने रोने को हो उठता है। बेचारे की हैरानी का कोई पार नहीं है। राजा ने आंखें मिचकाकर पूछा, फिर क्या हुआ? निवेदन करता हूं महाराज। फर्नांडिस अपने कोट के बटन खोलने और बंद करने लगे। आज 3-4 दिन से रात के समय सेनापति महोदय के घर चोर लगातार आवाजाही कर रहा है। पत्नी को मालूम होने पर उसने ठेल ठालकर साहब को बहुत जगाया, पर साहब की नींद नहीं खुली। राजा, मंत्री, सेनापति सभी हंसे। एक दिन गृहिणी की बकझक सही नहीं गई तो हाथ जोड़कर बोले, दुहाई, आज रात को चोर जरूर पकड़ूंगा। रात आधी बीत गई तो गृहिणी ने पुकारा, अजी सुनते हो, चोर आ गया। साहब ने फरमाया, पर घर में तो दिया जल रहा है। और फिर चोर को पुकार कर कहा, आज तो तू खूब बच गया, घर में दिया जल रहा है ना, इसीलिए तू मजे से भाग सकता है। कल आना, देखता हूं अंधेरे में कैसे नहीं पकड़ा जाता। राजा, मंत्री, सेनापति फिर से हंसे। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? रमाई ने देखा कि अभी तक राजा का मन नहीं भरा है। उसने कहा, पता नहीं क्यों चोर को कोई खास डर नहीं लगा। वह दूसरी रात भी घर में घुस आया। गृहिणी ने चिल्लाकर कहा, सर्वनाश हो गया, अजी उठो। साहब ने कहा, तुम उठो ना। गृहिणी बोली, मैं उठकर क्या करूंगी? साहब ने कहा, क्यों? उठकर दिया जलाओ ना, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। इस बात पर देवी जी को गुस्सा आया। साहब उनसे भी ज़्यादा जामे से बाहर हो गए और चमक पड़े। देखो देखो, तुम्हारे ही कारण तो आज सर्वस्व चला जा रहा है। जल्दी से दिया जलाओ और मेरी बंदूक लाओ। इस बीच चोर ने अपना काम बनाकर कहा, महाशय, एक चिलम तमाकू पिला सकते हैं क्या? बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। साहब ने उसे जोर से डपट कर कहा, ठहर ससुरे, तुझे चिलम पिलाता हूँ। अगर मेरे पास आया तो बंदूक से तेरा सिर उड़ा दूंगा। चिलम पीकर चोर ने कहा, हुजूर, दिया भी जला दे तो बड़ी कृपा होगी। सेंध मारने की सबरी कहीं गिर गई है, ढूंढे नहीं मिल रही है। सेनापति जी ने अकड़ कर कहा, डर गया है बेटा, दूर ही रहना, भूल कर भी मेरे पास ना आना। यह कहकर उन्होंने दिया जला दिया। चोर आराम से माल मत्ता बांध बूंद कर चलता बना। साहब ने अपने श्रीमती जी से कहा, देखा ससुरा कैसा डर कर भागा। राजा और मंत्री का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। फर्नांडिस साहब काक कूक कर ही करते हुए किसी तरह बीच बीच में हंसी छोड़ने का कर्तव्य पूरा करते रहे। राजा ने कहा, रमाई, सुना है कि हम ससुराल जा रहे हैं। रमाई ने मुंह बनाकर कहा, आमार खलु संसारम सारम श्वसुर मंदिरम। राजा, मंत्री और सेनापति क्रम से हंसने लगे। रमाई दीर्घ निश्वास लेकर कहने लगा, बात झूठी नहीं है, ससुराल का सभी कुछ सार है। खान पान, आदर मान सार है। वहाँ दूध की मलाई और मछली का सिर खाने को मिलता है। वे सभी कुछ सार पदार्थ हैं। असार है तो केवल वही एक स्त्री। राजा ने हंसकर कहा, वह कैसे? तुम्हारी अर्धांगना? रमाई ने हाथ जोड़कर आकुलतापूर्वक कहा, महाराज, उसे अर्धांगना न कहें। 3 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसी आशा है कि शायद किसी दिन उसका अर्धांग बन सकूं। अभी तो मुझ जैसे 5 अर्धांग एक साथ जोड़ करके भी उनके वृहदाकार से तुलना नहीं की जा सकती। राजा, मंत्री, सेनापति बारी बारी से ठठाकर हंस पड़े। राजा ने कहा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी ब्राह्मणी बड़े शांत स्वभाव की है और घर के कामकाज में भी बड़ी होशियार है। रमाई फूट पड़ा, इससे क्या, सारे घर में ऐसा जंजाल है कि मैं पल भर भी वहाँ नहीं टिक पाता। मुंह अंधेरे ही मेरी गृहिणी ऐसा झाड़ू फेरती है कि मैं सीधे महाराज के दरवाजे पर आ गिरता हूँ। अब चूंकि कथा में रमाई की धर्मपत्नी का प्रसंग आ गया है तो यहाँ उनका परिचय भी दे दूँ। ब्राह्मणी बहुत दुबली पतली हैं और वे दिनों दिन और भी पतली होती जा रही हैं। रमाई को खुद नहीं पता कि घर वापस आने पर उसे किस कोने में दुबका रहना पड़ेगा।
राजसभा में वो जिस तरह दांत निपोरा करता है, ठीक उसी तरह घर आकर घरवाली के सामने दांत नहीं निपोरा करता। क्योंकि गृहस्थी के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करने पर हास्य रस के बदले करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी, इसीलिए वह अपने घरवाली को मोटा चंड उग्रा बताकर प्रस्तुत करता है, जिससे कि राजा और मंत्री हंसी दबाकर रख ना पाए। हंसी रुकने पर राजा ने कहा, भाई रमाई सुनो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, सेनापति को भी साथ ले चलेंगे। सेनापति ने समझा कि रमाई उस पर दोबारा आक्रमण करेगा। उन्होंने चश्मा उतारकर फिर से नाक पर चढ़ाया, अचकन का बटन खोलने और लगाने लगे। रमाई ने टिप्पणी की, उत्सव स्थलों पर रमाई को पहले से पहुंच जाने में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वह कोई लड़ाई का मैदान तो होता नहीं। भला क्यों? राजा और मंत्री ने सोचा, और अब कोई मज़ेदार प्रसंग आ रहा है, इसीलिए बड़े आग्रह से पूछा। रमाई शुरू हो गया। अब सेनापति की आंखों पर तो चश्मा ही तैनात रहता है। सोने के समय भी इसे आंखों पर चढ़ाए रहते हैं ताकि सपना साफ साफ देख सकें। सेनापति साहब को लड़ाई के मैदान में जाने से भला क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो इस बात से डरते हैं कि कहीं तोप का गोला उनके आंखों के चश्मे के शीशे से न टकरा जाए और वे काने न हो जाएं, है ना महाशय? इस पर सेनापति ने आसन से उठकर कहा, महाराज आदेश दे तो अब मैं चलूं? राजा ने सेनापति से कहा, यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर लो, हमारा 64 डांडों वाला बजरा भी तैयार होना चाहिए। मंत्री और सेनापति चले गए। राजा ने कहा, रमाई तुम तो सभी कुछ सुन चुकी हो। पिछली बार ससुराल में मेरी बड़ी किरकिरी हुई थी। रमाई, जी हाँ, महाराज को बंदर बना दिया गया था। राजा हंसे, मुंह में दांतों की विद्युत छटा विकसित हुई, किंतु मन में घना अंधकार ही छाया रहा। रमाई को इस बात का पता चल गया है, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि और किसी के जानने पर उतनी हानि न होती। वे जोर जोर से हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। रमाई ने कहा, आपके एक साले ने मुझसे आकर कहा था, अंतःपुर में तुम्हारे राजा की पूंछ निकल आई है, वे रामचंद्र है या रामदास? मैंने तो उसी क्षण उन्हें जवाब दे दिया था, आप लोगों के यहाँ ब्याह करने आए हैं तो उन्हें भी जैसा देश वैसा भेष धारण करना पड़ा। सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, रमाई की वजह से मेरा और मेरे पुरखों का मुख उज्जवल हुआ और प्रतापादित्य सदा के लिए राहुग्रस्त हो गया। राजा को युद्ध विग्रह से कोई विशेष लगाव नहीं था, वे उसे कोई महत्व भी नहीं देते थे, किंतु इस प्रकार की छोटी घटनाओं को वे युद्ध से कहीं बढ़कर महत्व देते थे। अभी तक उनकी यही धारणा थी कि मेरी घोर तक अपमान सूचक पराजय हुई है। यह कलंक कथा रात दिन उनके मन में शूल की भांति खटकती रहती थी और वे मारे लज्जा के पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। आज उन्हें कुछ सांत्वना मिली कि चलो सेनापति रमाई रण में जीत आया है, किंतु उनके मन से लज्जा और ग्लानि का भाव एकदम नहीं मिटा। राजा ने रमाई से कहा, रमाई इस बार जीत कर ही लौटना होगा, यदि विजय हुई तो मैं तुम्हें अपनी अंगूठी पुरस्कार में दूंगा। रमाई ने कहा, महाराज जीत की क्या चिंता है, यदि आप मुझे अंतःपुर में ले जा सके तो स्वयं सास महारानी तक सभी को जी भर के मजा चखाऊंगा। राजा ने कहा, उसकी क्या चिंता है, मैं तुम्हें अवश्य अंतःपुर में ले जाऊंगा। रमाई ने कहा, महाराज के लिए क्या असंभव है। राजा ने तत्काल राममोहन माल को बुलाया। राममोहन माल बल और पराक्रम में भीम के समान था। उसका शरीर लगभग 4.5 हाथ लंबा था। शरीर की सभी मांसपेशियां वज्र के समान थीं। वह स्वर्गीय राजा के अनुचरों में से है। राजा रामचंद्र राय का उसने बचपन से ही लालन पालन किया है, उन्हें गोद में खिलाया है। रमाई भांड यदि किसी से डरता है तो अकेले इसी राममोहन से। राममोहन रमाई भांड से अत्यंत घृणा करता है। राममोहन हुक्म पाते ही दौड़ा आया। राजा ने उससे कहा, हमारे साथ 50 जवान जाएंगे और तुम उन सब के सरदार बनकर चलोगे। राममोहन बोले, जो हुक्म। क्या रमाई महाराज भी चलेंगे? यह सुनते ही बिल्ली की सी आंखों और टेढ़े मुंह वाले रमाई महाराज की नानी मर गई।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।